इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेसिकली संयोजन के नियम के अंदर अपने पास ये केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो स्टार्टिंग के जो हमारे पास लॉज हैं वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज नहीं है, बेसिक लॉज हैं और आप लोगों को सबको पता भी है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मीन्स क्या है अपने पास कि कोई भी केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। हाँ, मैटर इज नाइदर वी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीन्स क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो उसके अंदर ना तो हम मैटर जो होता है, पदार्थ जो है, उसको ना तो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। केवल काम कितना सा कर सकते हैं कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक रूप को दूसरे रूप में केवल परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो या कोई फिजिकल प्रोसेस हो, भौतिक प्रक्रम हो, किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, ना तो उसको अपन बना सकते हैं और ना उसको हम डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। केवल क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो हमने का एक सिंपल रिएक्शन भी देखी थी, फॉर्मूला देखा था, आप लोगों ने सबने किया भी होगा। ये मेरे पास कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन कर दिया, क्या बन गया, CO2। अब कार्बन जो है उसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास होता है 16। 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32। अभी एक स्टूडेंट ऐड हुए हैं गैलेक्सी M11, तो बेटे आप लोग क्या करना, जिन्होंने इस टाइप का नाम है वो वहां पर गैलेक्सी M11 की जगह अपने मोबाइल के नेम की जगह क्या करें, अपना खुद का जो नेम है उसको रजिस्टर करें, ताकि क्या है पता रहे कि हाँ कौन स्टूडेंट है। तो अब देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, ठीक है। दोनों को ऐड कर दें तो जो रिएक्टेंट साइड है, जो अभिकारक हैं, उनका टोटल जो द्रव्यमान है या मास है वो कितना है अपने पास, 44 है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से क्या बना, CO2। तो यहां CO2 जो है, यहां भी अपने पास मास कितना है, 44 है। तो बताओ क्या यहां मास में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। जितना अपने पास अभिकारकों का था उतना ही उत्पाद का, जितना रिएक्टेंट साइड था उतना ही प्रोडक्ट साइड है। केवल क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गई। पहले कार्बन एटॉमिक फॉर्म में था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, CO2 बन गया। दोनों को मिलाने पर CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो अपने पास लॉ है वो यही कहता है कि कहीं भी, कोई भी, किसी भी तरह की रिएक्शन हो या प्रोसेस हो, हम मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसको ना तो हम वापस निर्माण कर सकते हैं, ना उसका हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। देखो अपने पास इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इसको और प्रूव करते हैं और अच्छे से जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बुक है, उस बुक से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 4.2 ग्राम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 10 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, ठीक है। 4.2 ग्राम NHCO3 को 10 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। देन फॉर्म 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में चला गया,
एंड रिमेनिंग पार्ट 12.0 ग्राम रिमेनिंग पार्ट है। तो बताना अपने को ये है कि ये द्रव्यमान जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 10 ग्राम एसिटिक एसिड विलयन में विलय किया गया, घोला गया। तो उससे क्या हुआ, 2.2 ग्राम जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो वायुमंडल में चली गई, और जो बचा हुआ अवशेष है वो कितना है, 12 ग्राम है। तो हमको ये बताना है कि यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेना वापस से। 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट dissolve in 10 gram acetic acid solution, then form 2.2 gram CO2, evolve in environment, and the remaining residues is 12 gram. Prove that this process followed the law of conservation of law. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, अब देखो हमने क्या किया इसके अंदर, मैंने रिएक्शन लिखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका अमाउंट था मेरे पास 4.2 ग्राम, इसका था 10.0 ग्राम। अब इससे जो रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ वो क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहां पर सोडियम आ गया, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो जाएगा, HCO3 के साथ। ठीक है, और HCO3 के साथ एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा, H2CO3। H2CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनिल एसिड। कार्बोनिल एसिड क्यों बोलते हैं कार्बोनिल एसिड, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल एसिड। अब ये जो कार्बोनिल एसिड होता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। तो इसमें से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल तो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर कि ये H2CO3 जो है इससे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O और CO2 में। ठीक है, जो कार्बोनिल एसिड है वो अनस्टेबल होता है, तो वो H4CO2 में ब्रेक हो गया, और हमने ये कहा है इसमें से CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है, तो हटा दें अपन, ये लिख दिया मैंने इसके अंदर। अब इसने क्या कहा कि CO2 जो गैस बना उसका अमाउंट कितना है, 2.2 ग्राम, और जो रेजिड्यू है अपने पास, जो अवक्षेप जो बाकी रह गए अपने पास, वो क्या है अपने पास, 12 ग्राम। ठीक है, CO2 इवॉल्व हो गया, इवॉल्व हो गया, और बाकी जो अमाउंट बच गया वो किसका था, सोडियम एसीटेट और HO का। कितना अमाउंट था, 12 ग्राम। तो आपको बताना ही है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है क्या, तो बिल्कुल कर रहा है। देखो रिएक्टेंट साइड का जो मास है उसको सम करें अपन, कितना आया, 14.2 है ना, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड है इसके मास को अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 14.2 ग्राम। तो दोनों तरफ मास क्या है, सेम है। इट मींस अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकंड लॉ पे चले अब हम। क्लियर है सबका ये, एक बार बोल दो फटाफट, ताकि मेरे को लगे कि हाँ समझ में आया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके ओम प्रकाश, ठीक है, शाबाश, थोड़ा रेस्पॉन्स देते रहो ताकि मेरे को लगता रहे कि हाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरे को लगेगा कि मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपस में। है ओ, रिपीट करें, अच्छा ठीक है सचिन, रिपीट कर देते हैं। ओके, बाकी सबका क्लियर है, सचिन ने रिपीट करने के लिए कहा, हम रिपीट कर देते हैं इसको एक बार। ओके लवीना, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था, हाँ बिल्कुल ठीक है मीत, समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अमाउंट दे रखा है 4.2 और एसिटिक एसिड दे रखा है 10.0। ये तो क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट होगा यानी अभिकारक हो गए।
इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना, ये प्रोडक्ट बना, क्या क्या, सोडियम एसीटेट, वाटर और CO2। और इसने पहले लिख रखा है कि भाई जो CO2 है उसका अमाउंट कितना है 2.2 ग्राम, और जो ये अपने पास रिमेनिंग पार्ट है इसका अमाउंट कितना है 12 ग्राम। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करता है या नहीं करता। तो देख लो इन दोनों का मास कंपेयर कर ले अपन। यहाँ दोनों के मास को ऐड किया, कितना आया 14.2, यहाँ मास को ऐड किया, कितना आया 14.2। इसका मतलब यहाँ भी मास सेम है, यहाँ भी मास सेम है, केवल वो ट्रांसफॉर्म हो गया, केवल उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके सचिन, अब देखो नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रपोर्शंस, स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रपोर्शंस जो है या स्थिर अनुपात का नियम है, ये क्या कहता है कि हमारे पास जो प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट combined together in the same proportions by weight। हाँ, डिफाइन प्रोपोर्शन बाय वेट, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि अपने पास कोई जो प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड कौन से थे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैटर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस हमने क्या कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज चल रही है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, प्योर कंपाउंड जो होते हैं, उनमें एलिमेंट्स का जो वेट होता है उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करते हैं उनका वेट जो होता है उसका प्रोपोर्शंस हमेशा फिक्स होता है, उसका रेशियो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे उनको हमने किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया हो। ठीक है, हिंदी में सुनो क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम का मतलब क्या है कि कोई भी अपने पास जो शुद्ध यौगिक है, जो प्योर कंपाउंड है, शुद्ध यौगिक जो है, उसमें परमाणुओं का यानी एटम्स का जो एलिमेंट्स होते हैं या तत्व या परमाणु जो होते हैं, उनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा, उनके भार का अनुपात जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे तुमने कहीं से भी कैसे भी लिया उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बनाया उसको, लेकिन उसमें अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कैसे भाई, तो इसका एक एग्जांपल ले लें अपन इसके अंदर। मान लो हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा ये होता है CO2, इसमें कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट है उसका रेशियो हमेशा कितना आएगा, देखो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8, 3:8। अब चाहे इस CO2 को मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके CO2 बनाऊं, तो बताओ क्या इस CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का वेट का जो रेशियो है या अनुपात है वो चेंज हो गया क्या, वही तो है अपने पास, जो यहां था वही यहां। चाहे मैं इसको यूं बनाऊं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया मैंने और इसको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक कर दिया, तो बताओ क्या अब CO2 में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोडक्ट जो है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर कंपाउंड जो होता है, शुद्ध यौगिक जो होता है, उसमें जो तत्व आपस के अंदर, जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनके वेट का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है।
कहीं से भी किसी भी तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ उसे मतलब नहीं है, उनमें एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रोपोर्शंस या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्थिर अनुपात या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन। ओके, अब आए करें हम। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी के ऊपर बेस्ड है, तो उसको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, अपनी बुक्स में दिए हुए नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ नहीं है शायद, बट हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ। लिखा हुआ है 6.488 ग्राम लेड यानी सीसा 1.0202 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड परऑक्साइड बना रहा है। लेड परऑक्साइड फॉर्मूला होता है PbO2, हम लिखते हैं यहां पर लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लेड परऑक्साइड को हम लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेड परऑक्साइड ऑल्सो फॉर्म बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूं तो उस केस में भी क्या बन सकता है? लेड परऑक्साइड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, और जब लेड नाइट्रेट को हीट करके मैंने लेड ऑक्साइड बनाया, परऑक्साइड बनाया, तो इसमें 13.38% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो बताओ क्या ये अपने पास कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात नियम की पालना करता है या नहीं करता? क्या है क्वेश्चन? 6.488 ग्राम लेड react with 1.002 gram oxygen then form lead peroxide PbO2, and lead peroxide also formed by heating lead nitrate in which amount of oxygen is 13.38%. Then prove that it's follow the constant composition law. ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? 6.488 ग्राम लेड को 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से अपन ने रिएक्शन किया तो लेड परऑक्साइड बना, और लेड परऑक्साइड को लेड नाइट्रेट गर्म करके बना सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 13.38% है। तो हमको तो ये प्रूव करना है कि अपने पास स्थिर अनुपात नियम या कांस्टेंट कंपोजिशन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। तो हम कैसे करें भाई इसको? तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर कि अपने को जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ये वाला, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज है कितना। तो क्या क्या कंबाइन किया हमने? लेड कंबाइन किया 6.488 और ऑक्सीजन कंबाइन किया 1.002, दोनों को मिलाया, मिक्स कर दिया दोनों को। तो दोनों को मिक्स किया तो ऐड कर दो भाई, कितना होगा? 8 + 2 10 हो गया, 0 1 कैरी कर लिया अपन ने, 8 + 1 9 और 4 क्या हो गया? एज इट इज आ गया अपने पास, और 6.1 = 7। ठीक है, क्योंकि लेड और ऑक्सीजन दोनों से क्या बन गया? लेड परऑक्साइड PbO2 बना, यानी जितना इनका अमाउंट है उनको अगर अपन ऐड कर दें तो लेड परऑक्साइड का अमाउंट पता चल जाएगा। कितना अमाउंट है? 7.490 ग्राम लेड ऑक्साइड है, किसमें? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करें इसके अंदर कि ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज निकालें कि टोटल अमाउंट कितना है? 7.490। इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, जिसको हमने पढ़ा था पहले, आप लोगों को ध्यान होगा, जो पुराने स्टूडेंट मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था, मास परसेंटेज जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, मास परसेंटेज निकालने इसके अंदर। मास परसेंटेज कैसे निकालें इसके अंदर अपन? मास परसेंटेज, ऑक्सीजन का कितना वेट है? 1.002, टोटल वेट कितना है? 7.490,
इसका परसेंटेज निकालें तो 100 में से निकाल लें अपन। अगर ये परसेंटेज 13.38% आ रहा है, इसका मतलब कि ये कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो नहीं कर रहा है। तो बताओ देखें, अगर परसेंटेज निकालूंगा इसका, तो क्या इसका परसेंटेज 13.38 आ रहा है क्या? बताओ जल्दी से, सॉल्व करो। 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है और टोटल लेड पेरोक्साइड का वेट कितना है? 7.490। आ रहा है 30.37। ओके ठीक है, और अगर ये आ रहा है इसका मतलब कि ये कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, सबने क्लियर कर लिया? तो ये हमारे पास अब तो क्लियर हो गया सबके, दोनों लॉज क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है दोनों में से किसी में भी? जल्दी से बता दो। हाँ क्लियर है सबका, अच्छा ठीक है जयदीप। ओके सचिन, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, अब किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अभी तक हमने ये दो लॉज किए हैं, कल हम थर्ड लॉ फोर्थ लॉ करेंगे, और उनके जो सिंपल न्यूमेरिकल जो हमने मॉर्निंग में क्लास में किए थे वो भी करेंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जो है, जैसे हमने यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल और लिया है, इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है बेटे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। नहीं है डाउट, वेरी गुड, चलो ठीक है बेटा, गुड नाइट सभी को। इवनिंग तो हो ही गई अपनी, अब अपन कल मिलेंगे।